हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमिक ऑफ जीएनएम में प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने पढ़ लिया है मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन, मेंटल इलनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकंड जो हमारा पार्ट था उसमें हमने मिसकंसेप्शंस देखा था। आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल्स हम क्यों जो भी वर्क करते हैं उसके लिए हमारा एक प्रिंसिपल होना ज़रूरी है। उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए भी आपका वर्क होना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो जनरल इन नेचर होते हैं जो और फॉर्म करते हैं गाइडलाइंस फॉर इमोशनल केयर ऑफ द पेशेंट। इमोशनल केयर ऑफ द पेशेंट मतलब कि यहाँ पर हम मेंटल इल पेशेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और हम उनको केयर दे रहे हैं, उनको केयर देते समय हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल हैविंग 12 प्रिंसिपल्स, यहाँ पर हम 12 प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि 1 बाय 1 डील करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट प्रिंसिपल इज द अ पेशेंट इज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज़। मतलब पेशेंट जैसा है, नर्स को वैसे ही पेशेंट को एक्सेप्ट करना है। मतलब कि पेशेंट को जज नहीं करना चाहिए कि वैसा वो कैसा है। कि अगर पेशेंट को नर्स से बात करनी है या नर्स को पेशेंट से बात करनी है तो नर्स को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो या फिर आप इस तरह से हो तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। इस तरह से एक नर्स का नेचर नहीं होना चाहिए। जैसा है पेशेंट वैसे ही नर्स को पेशेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस पेशेंट को यह बताने में हेल्प करता है कि पेशेंट को एक अच्छा केयर दे रहे हैं, मतलब लव के साथ। मतलब जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनको प्यार की भी ज़रूरत होती है। प्यार इन द सेंस कि आप उनको शो कर रहे हो कि आप प्रॉपर उनको केयर प्रोवाइड कर रहे हो। इस तरह से एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि हम पेशेंट को परमिशन दे रहे हैं कि वो जो भी चाहे, जो भी एक्टिविटीज़ चाहे, लाइक अगर वो आपको स्लैप करना चाहे या फिर वहाँ से दौड़कर भागना चाहिए या फिर जो जहाँ पर वो बैठा है वहाँ की जो चेयर्स है उसको उठा के तोड़ना चाहिए, इस चीज़ के लिए आप उसको परमिशन नहीं दोगे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिस तरह, क्योंकि वो मेंटली इल है, वो कुछ भी कर सकता है, तो आप उसको भाप लोगे। जब आप उससे बात करोगे तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट अब क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। तो हमें पेशेंट का मतलब कि अनडिज़ायरेबल अगर कोई भी वो बिहेव करता है तो आपको उससे पनिशमेंट नहीं देनी है। एक पॉजिटिव पेशेंट को पॉजिटिव बिहेव शो करना है। और पेशेंट को ये होना चाहिए कि हम पेशेंट को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक नर्स एबल होनी चाहिए यह कन्वे करने के लिए पेशेंट को कि वह उसको हर चीज़ के लिए अप्रूवल नहीं दे रही है, कि वह जो करना चाहे वो कर सकता है। बट यहाँ पे पेशेंट को जज नहीं किया जाएगा। जज इन द सेंस कि अगर पेशेंट आपसे कुछ बात कर रहा है, लाइक अगर वो अपने पास्ट की कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा है कि मतलब सपोज उसने कुछ क्राइम किया है, किसी को मारा है जिससे कि उसका डेथ हो गया है, या फिर किसी को ऐसा हार्म पहुंचाया है जो कि नहीं पहुंचाना था, तो वहाँ पे आपको पेशेंट की बात सिर्फ सुननी है। वहाँ पे आपको जजमेंट पास नहीं करना है ये कि नहीं आपने ये चीज़ गलत किया है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। अब देखिए, एक्सेप्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज। किस किस तरह से आप पेशेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन प्यूनिटिव। बीइंग नॉन जजमेंटल मतलब हमें पेशेंट के बिहेवियर को जज नहीं करना है कि वह सही है या गलत है। पेशेंट जो आपसे बात कर रहा है, आपको केयरफुली विद टाइम के साथ आपको पेशेंट को सिर्फ सुनना है। ये नहीं कि आप उसको सुन नहीं रहे हो, बीच में आप उसको रोकते जा रहे हो, ये सारा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। पेशेंट को उसके अनडिज़ायरेबल बिहेवियर के लिए पनिशमेंट नहीं करना चाहिए, ना तो डायरेक्ट और ना ही इनडायरेक्ट, मतलब अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बात कर रहा है आप उसको झिड़क दो कि नहीं ये आपने गलत बोला है, ठीक है। इस तरह का पनिशमेंट पेशेंट को नहीं करना चाहिए। सेकेंड वन बी है, बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के बिहेवियर पैटर्न को स्टडी करना। मतलब कि आप पेशेंट को अच्छे से सुन रहे हो, जो वो आपसे बात कर रहा है, जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, जिस एक्टिविटीज़ में बात कर रहा है, आपको वो समझना चाहिए। पेशेंट के जो चॉइसेस एंड डिसीजन है आपको उसको अलाउ करना चाहिए कि
पेशेंट आपके साथ वो चीज़ डिस्कस कर सकता है, उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको पेशेंट को इनकरेज करना चाहिए। हमें पेशेंट के लाइक्स एंड डिसलाइक के लिए भी अवेयर होना चाहिए कि मतलब पेशेंट को क्या चीज़ पसंद है, पेशेंट को क्या चीज़ नहीं पसंद है। आपको उस समय कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं छेड़ने चाहिए जिससे कि पेशेंट का एंजाइटी लेवल इंक्रीज़ हो जाए। पेशेंट के प्रति आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट का मतलब कि पेशेंट आपसे जो बात कर रहा है आपको उसको केयरफुली सुनना चाहिए, क्योंकि जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनका ट्रस्ट जीतना बहुत ही टफ होता है। पेशेंट हर किसी को अपनी बात नहीं बताता। जब तक आप पेशेंट के साथ एक ट्रस्टिंग रिलेशन नहीं मेंटेन करोगे तब तक पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। और वो कैसे आएगा? जब आप कंप्लीट ऑनेस्ट के साथ पेशेंट के ऊपर वर्क करोगे। मतलब कि अगर पेशेंट आपको कोई चीज़ बता रहा है, आप से बात कर रहा है, तो अगर वो मतलब आपके लिए या फिर पेशेंट के डिसीज़ से या मेंटली प्रॉब्लम से रिलेटेड है या नहीं है, फिर भी अगर पेशेंट आपको बता रहा है तो यू हैव टू लिसन केयरफुली। टाइम लेकर हमें पेशेंट की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड इश्यूज़ को अवॉइड करना चाहिए कि मतलब कि पेशेंट का ऐसा पास्ट में कुछ ऐसी कंडीशंस हुई हो, कुछ इश्यूज़ हुई हो जिससे कि पेशेंट सुन के ट्रिगर होता है, तो उस समय उन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। रिकॉग्नाइज एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग विच पेशेंट में एक्सप्रेस। हमें यहाँ पर पेशेंट जब बात कर रहा होता है, चाहे वो अभी ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप पेशेंट के सामने होंगे, जब भी पेशेंट आपसे बात कर रहा है, तो आपको बीच में रोकना नहीं है पेशेंट को। आपको पेशेंट को केयरफुली सुनना है पर्सन को। और जो बात कर रहा है वह कंटेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है डजेंट मैटर, बट अगर पेशेंट बात कर रहा है तो आपको केयरफुल्ली उसे लिसन करना है। हमें पेशेंट को इग्नोर नहीं करना है। उस समय हमें पेशेंट को रिकॉग्नाइज करना है कि वो किस वजह से क्या बोल रहा है। टॉकिंग विद अ पर्पस। आप देखो, जब भी पेशेंट मतलब आप एक हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, आपका वहाँ पे मतलब वर्किंग क्या होना चाहिए? पर्पसफुली होना चाहिए। सपोज़ आप किसी एक पेशेंट से बात कर रहे हो, नॉर्मल अगर आप एक पेशेंट से कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हो तो वो एक पर्पसफुल होना चाहिए, ठीक है। तो नर्स पेशेंट से जो भी कॉन्वर्सेशन कर रही है, बता रही है, पेशेंट के नीड्स को रिजॉल्व करना है, पेशेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंटरेस्ट लाइक कि अगर उसको घर की बातें पसंद है, मतलब क्योंकि वो मेंटली इल है, वो किसी भी टाइप की बात कर सकता है, तो जब तक आप उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात नहीं करोगे तब तक आप उसको अपने फेवर में नहीं ले सकते, तब तक वो आपको अपनी कंप्लीट बात नहीं बताएगा। और जब तक पेशेंट की आप कंप्लीट हिस्ट्री नहीं जान सकते तब तक आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग टॉक करना है। ओवरऑल हमारा जो कॉन्वर्सेशन होना चाहिए वो एक पर्पसफुल कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। ई है लिसनिंग। पेशेंट जो भी कर रहा है, एक नर्स को टाइम लेकर एनर्जी के साथ सुनना चाहिए। बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब वो बातें कर रहा है और आप बीच में ही उसको कट करके आप बोलना शुरू कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना जजमेंट दे रहे हो, वहाँ पे आप अपना ओपिनियन दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पेशेंट अगर आपसे कोई गाइडेंस मांगता है, अगर वो आपकी ओपिनियन जानना चाहता है, दैट कंडीशन में फिर आप अपनी ओपिनियन दोगे। बट आपको ओपिनियन देते समय भी ध्यान में रखना है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें पेशेंट को ना बोल दो। मतलब कि जैसे कि अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि उसने ऐसा गलत काम किया है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि स्टार्टिंग ही आप शुरू से बोलो कि पेशेंट ने आपको बोला कि मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, तो आप ये नहीं बोलोगे कि फर्स्टली आपने गलत किया है। आपको ऐसे नहीं समझाना है, आपको उससे अच्छे से बात करनी है और जो भी पॉसिबल हो वो उसको बताना है। एफ है आपका परमिटिंग पेशेंट टू स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग्स। जो पेशेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इमोशंस भरी हुई है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए नर्स पेशेंट को इनकरेज करती है, उसे इनकरेज करना चाहिए। अब इनकरेज कैसे करेगी? जब तक आप उसका ट्रस्ट नहीं ले लेते हो तभी तो। मतलब कि आप उसको कामली सुनो, पेशेंट को ऐसा
फील होना चाहिए कि नहीं, आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, मतलब कि आप इधर उधर कहीं भी नहीं लगे हो, आपको उसकी बातों में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो उसके बारे में, ऐसा पेशेंट को लगना चाहिए। और ये होना भी चाहिए कि जब आप किसी पेशेंट का केयर कर रहे हो, मतलब अगर आप एक पेशेंट से नॉर्मल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो वो भी हमारा जो ड्यूटी है, हाँ, उसका एक पार्ट होता है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो आप उससे पहले बात करते हो, तभी आप उसकी हिस्ट्री जान पाओगे। तो यहाँ पे हमें पेशेंट को इनकरेज करना है कि उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं जो वो अभी तक शेयर नहीं कर पा रहा है, नहीं बता रहा है, वो हमें बताए। यूज़ सेकंड वन है यूज़ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेपेटिक टूल। तो नर्स को अपने स्ट्रेंथ के लिए अवेयर होना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ और उससे अपनी लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अब स्ट्रेंथ की मतलब बात कैसी है यहाँ पर, मतलब इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ से मतलब है कि एक जो नर्स है, मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि जब वो एक पेशेंट के साथ जाएगी, पेशेंट का डील करेगी, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगी, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो उस पेशेंट को हैंडल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सपोज़ एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव नेचर का पेशेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिविटीज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है, वो कुछ भी तोड़ फोड़ सकता है, तो क्या आप अकेले उससे हैंडल कर पाओगे? नहीं कर सकते हो। एज अ वुमेन नर्स, एज अ फीमेल नर्स आप उससे हैंडल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कलीग्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपको आपकी स्ट्रेंथ पता है कि आप अगर कोई आपके सामने कोई हाइपर एक्टिविटीज़ या हाइपर मतलब एग्रेसिव वाला पेशेंट आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहा है, चीज़ों को तोड़ रहा है, चीज़ों को फेंक रहा है, तो आप उससे अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हेल्प करता है कि विदाउट, फिर यहाँ पर क्या होना है कि ऐसा नहीं कि वो चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है तो आप उसको थप्पड़ लगाओगे या चीज़ें आप भी उसके ऊपर फेंकोगे। ऐसे करने में आपका और उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि वो मेंटली प्रॉब्लम में है, उसको मेंटली इल पर्सन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये नहीं कि वो चीज़ें फेंक रहा है तो आप भी फेंक कर ही उसे शांत कराओगे, ऐसा नहीं करना है। आपको आपके कलीग्स का, वहाँ पे जो भी स्टाफ है, उनसे आपको हेल्प लेनी है। थर्ड इज द कंसिस्टेंसी इज यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी। कंसिस्टेंसी मतलब कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी हमको बनाए रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब कि जैसे कि सपोज़ आप एक पेशेंट को डील कर रहे हो, एक पेशेंट से मतलब कि सपोज़ मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ और वो उस स्टूडेंट को मुझसे ही चीज़ें समझ में आती, सपोज़ कि मैं अभी आप लोग को मेंटल हेल्थ नर्सिंग बता रही हूँ, ठीक है, तो अब आपको मेरी ही लैंग्वेज समझ में आ रही है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। अब ऐसा नहीं है कि अलग जो दूसरे जो टीचर आएंगे वो आपको अलग चीज़ बताएंगे वही चीज़, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जो बात करने का तरीका है, जो बिहेव करने का जो तरीका है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे कि नहीं, मतलब मुझे इस मैडम से पढ़ना है या इनसे ही पढ़ना है, बाकी से नहीं करना है। तो ऐसा ही नर्स के साथ मतलब पेशेंट के साथ होता है, वो एक ही नर्स पे मतलब विश्वास करने लगता है कि नहीं, वो जो मेरे को केयर प्रोवाइड कर रही है वो सही केयर प्रोवाइड कर रही है। तो मतलब वहाँ पे अगर ये है कि अगर टाइम टू टाइम नर्स पेशेंट के साथ अलग अलग आएंगी, तो क्या होगा कि पेशेंट ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, पेशेंट अपनी सिक्योरिटी फील नहीं करेगा। इसलिए क्या करना है कि कंसिस्टेंसी हमको बनाए रखनी चाहिए। फोर्थ इज द reassurance should be given in a subtle and acceptable manner। इसमें नर्स पेशेंट को दिलासा दिलाती है कि हम जो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उन्हें अच्छा फील होगा। अब यहाँ पे रीअश्योरेंस का मतलब क्या है कि आपको मतलब ऐसा भी नहीं बोलना है, या फिर पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो पेशेंट है, अगर वो आपको सुनने में एबल है, मतलब वो आपको समझ पा रहा है कि आप उसको क्या बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, बस कुछ दिन की बात है, ऐसा नहीं बोलना है आपको बस। लेकिन आप उसको दिलासा दिलाओ कि हम आपके ऊपर जो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं या फिर हम आपको जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आप फील बेटर करोगे।
लेकिन जो मेंटली इल प्रॉब्लम होती है उसमें टाइम लगता है, कभी कभी बहुत लंबा टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम चलता है। तो आप किसी को इस बात का रीअश्योरेंस मत देना। फिर है फिफ्थ इज द पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रेशनल इंटरप्रिटेशंस। यहाँ पर पेशेंट का बिहेवियर उसके इमोशनल एक्सपीरियंसेस के कारण चेंज होता है। इमोशनल एक्सपीरियंस मतलब कि हमारी लाइफ में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उसमें क्या होता है, ये चीज़ें ज़्यादा हार्म करती हैं, वो उसी को लेकर सोचते रहते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारी थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रोल प्ले हो गया, सोशियो ड्रामा के थ्रू हम पेशेंट के बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए इनकरेज करते हैं, जो कि पेशेंट को मतलब कि जो पेशेंट का अनडिज़राइबल बिहेवियर होता है उसमें चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सिक्स्थ इज़ द अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पर क्या करना है, नर्स को ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट के सामने आपको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे कि उसका एंजाइटी लेवल इंक्रीज़ हो जाए। तो मतलब कि अगर आपसे पेशेंट बात कर रहा है या फिर आप पेशेंट का सपोज केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो अब पेशेंट आपसे केयर नहीं करवा रहा है या पेशेंट कुछ हरकतें कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो आपको उसे कोई भी शार्प कमेंट्स पास नहीं करना है जो कि उसका एंजाइटी लेवल बढ़ाए। कभी भी पेशेंट को वो चीज़ करने के लिए ना कहें जो कि पेशेंट नहीं कर सकता है। बार बार उन चीज़ों को रिपीट ना करें जिससे कि पेशेंट के सामने फेलियर फेस आए, जिससे कि पेशेंट को अच्छा नहीं लगे। मतलब जिस वजह से पेशेंट इस कंडीशन में पहुंचा है, आपको वो कंडीशन पेशेंट को बार बार याद नहीं दिलानी है। पेशेंट को उसका जो कमियां हैं उसके अंदर, वो कमियां उसको नहीं बतानी है। Seventh is the objective observation of patient to understand his behavior. नर्स को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना चाहिए कि वह क्या कहना चाहता है, मतलब उसके फीलिंग्स, इमोशंस, ओपिनियंस और जजमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, इनको हमें मतलब वन बाय वन करके कि अगर वो कुछ फील कर रहा है, उसकी क्या ओपिनियंस हैं और वो क्या जजमेंट दे रहा है, इन सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव वे में उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स और पेशेंट के बीच का रिलेशन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब कि यहाँ पे सोशियो रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कि मतलब कि आपकी बाहर की दुनिया क्या है, बाहर आप क्या कर रहे हो, आपको उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे नर्स पर्सन रिलेशनशिप का मतलब ये है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स, पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, वैसा एक रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए। अब मतलब नीड्स के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है कि सपोज केयर देना है आपको, उसका मेडिकेशन करना है, वहाँ पे आपको उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको पेशेंट मतलब एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। नाइन्थ इज़ द अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल। फिजिकल एंड वर्बल फोर्स अवॉइड करना चाहिए, किसी भी टाइप का पनिशमेंट नहीं देना चाहिए कि मतलब कि अगर आप पेशेंट आपसे बात कर रहा है या फिर आप उसको कोई दवाई दे रहे हो, वो दवाई लेने से मना कर रहा है, तो आप उसको झिड़क रहे हो, आप उस पर शाउटिंग कर रहे हो, आप उसको मार रहे हो या फिर आप उसको रिस्ट्रेन कर रहे हो, आप उसको बांध रहे हो, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। या फिर आप उसको पनिशमेंट के तौर पे आपने बोला कि चलो हम आपको एक कमरे में बंद कर, जैसे कि मदर्स जो होती है वो अपने बच्चों के साथ ये करती है ना कि थोड़ी देर के लिए आप उनको कमरे में बंद कर दो, तो इस लाइक का बिहेवियर हमें पेशेंट के साथ नहीं करना है। 10th इज द नर्सिंग केयर इज सेंटर्ड ऑन द पेशेंट एज अ पर्सन एंड नॉट ऑन द कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स।
यहाँ पर क्या मतलब है कि नर्सिंग केयर पेशेंट को या पर्सन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। हमारा सारा जो फोकस है सिम्टम्स पर कंट्रोल करने पर नहीं होना चाहिए, मतलब हमें सिम्टम्स भी कंट्रोल करना है बट हमें पर्सन को भी ध्यान में रखना है। पेशेंट को केयरफुली रीअश्योरेंस के साथ ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये नहीं मतलब पेशेंट ये है कि मेंटली इल है तो हमें इसके सिम्टम, क्योंकि जब हम नॉर्मली आप जो मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ओबीजी नर्सिंग, इन सारी चीज़ों में आप क्या पढ़ते हो, हमें पेशेंट जो सिम्टम्स दिखते हैं, जो साइंस दिखते हैं, हम उनको डील करते हैं, हम उनको कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब्ड है पेशेंट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्सन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये नहीं कि पेशेंट आया, अच्छा तुम हाइपर एग्रेसिव हो रहे हो तो चलो तुमको हम बांध कर रख देंगे, ऐसा आपको बिहेव नहीं करना है पेशेंट के साथ। 11th is the all explanation of procedure and other routines are given according to the patient level of understanding। ये हमने सभी चीज़ों में पढ़ा है, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में पढ़े हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू एनी प्रोसीजर, जब आप कोई भी प्रोसीजर करने जाते हो तो फर्स्टली आपका जो ड्यूटी होता है कि आप पेशेंट के ऊपर जो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट और देयर फैमिलीज। मतलब कि अगर पेशेंट एबल है तो आपको पेशेंट को समझाना है वो प्रोसीजर, और अगर नहीं है तो आपको उनकी फैमिली को प्रोसीजर समझाना होता है। अब क्या है कि सपोज़ आपको इंग्लिश बहुत आती है, आपने फटाफट इंग्लिश में प्रोसीजर बता दी कि हम आपके साथ सही ये करने वाले, अब पेशेंट को वो चीज़ तो समझ में ही नहीं आई, तो आपका ड्यूटी क्या है कि पेशेंट को जिस लैंग्वेज में समझ में आता है आपको उसी लैंग्वेज में पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करनी है। 12th and last, many procedures are modified but basic principles remain altered। बहुत सारे प्रोसीजर मॉडिफाइड हो बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं करना चाहिए, नहीं होते हैं। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही रहते हैं, भले कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ प्रोसीजर अलग हो सकते हैं बट उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए किसका, पेशेंट की सेफ्टी का, उसके कंफर्ट का एंड प्राइवेसी का, वो मिलना चाहिए। जब भी हम पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर अप्लाई करते हैं तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेंटेनिंग थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिक ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल ऑफ का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मतलब इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, केयर दे रहे हो या कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आपको इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही केयर प्रोवाइड करना चाहिए। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर किसी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।